नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वेरिएंट की वजह से फैलने वाले संक्रमण के बारे में बताऊंगा। इन्फ्लुएंजा ए H3N2 क्या है, किस तरह से फैलता है, अगर संक्रमण लगता है तो किस प्रकार के सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखने को मिलते हैं, इसका इलाज किस तरह से करना है, किस तरह से इस वायरस को फैलने से रोकना है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नारियल पानी पीने के 7 बेहतरीन साइंस बेस्ड बेनिफिट्स के बारे में। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर पिछले 2 से 3 महीनों की बात करें यानी कि 2023 के शुरुआती महीनों की बात करें तो फ्लू के लक्षण जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, खांसी आना, बलगम निकलना इत्यादि जो भी केसेस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, सडन एक स्पाइक देखने को मिला है। और यह एक सीजनल वायरस इन्फ्लुएंजा ए के H3N2 वेरिएंट की वजह से हो रहा है। अभी कोविड का डर खत्म भी नहीं हुआ है कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस के नए वेरिएंट H3N2 ने दस्तक दे दी है। इस प्रकार का जो भी वेरिएंट है उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लुएंजा ए है क्या। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इन्फ्लुएंजा ए एक सीजनल वायरस है जो खास करके एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को फैलाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में फ्लू कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 सबटाइप होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी। अगर बात करें इन्फ्लुएंजा ए की तो यह एक RNA वायरस है जो पशु पक्षी और इंसानों में संक्रमण को फैलाता है। इस वायरस के वायरल एनवेलोप के सरफेस पर 2 स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिसके आधार पर इस वायरस के दूसरे सबटाइप होते हैं। उसी का ही एक सबटाइप है H3N2 जो हमारे देश में 2023 की शुरुआत तक फैल चुका था। इन्फ्लुएंजा ए वायरस जिस किसी भी स्पीसीज को संक्रमित करता है उसके आधार पर भी उसका नामकरण होता है, जैसे कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बेट फ्लू और ह्यूमन फ्लू इत्यादि। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वायरस के संक्रमण के दौरान हमें किस प्रकार के सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखने को मिलते हैं। जो भी लक्षण देखने को मिलते हैं उसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है सामान्य लक्षण यानी कि कॉमन सिम्टम्स। अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा ए H3N2 इन्फेक्शन हमें तेज बुखार होना, सर्दी, जुकाम, खांसी आना, कफ निकलना, बदन दर्द होना, ठंड लगना, गले में खराश होना, थकान व कमजोरी महसूस होना, यह सब सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। अगर सीवियर सिम्टम्स की बात करें तो इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा ए H3N2 इन्फेक्शन हमें कुछ इस प्रकार के सीवियर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, लगातार वॉमिटिंग होना, डिहाइड्रेशन हो जाना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना यानी कि जोरों जोरों से सांसें लेना, होठ और चेहरा नीला पड़ जाना, सीजर या कन्वर्जेंस होना, छाती में दर्द और दबाव महसूस होना, हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाना इत्यादि। अब बात करते हैं इस वायरस को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं यानी कि इस वायरस का डायग्नोसिस कैसे होता है। जैसे कोविड-19 वायरस का डायग्नोसिस होता था, जिस प्रकार से कोविड-19 के वायरस को हम डिटेक्ट करते थे, उस प्रकार से ही लेबोरेटरी टेस्टिंग की मदद से हम इस प्रकार के वायरस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 प्रकार से सैंपल लिए जाते हैं। पहला सैंपल नजल स्वेब की मदद से नाक में से लिया जाता है, दूसरा सैंपल फेरिंजियल स्वेब की मदद से गले में से लिया जाता है। सैंपल लेने के कुछ ही घंटों के बाद रिजल्ट सामने आता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है, मतलब कि अगर आपके शरीर के अंदर H3N2 वायरस पाया जाता है, तो बिना देरी किए सबसे पहले आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी है या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र का संपर्क करना अति आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वायरस के संक्रमण को हम किस तरह से रोक सकते हैं। अगर कोई सबसे बढ़िया उपाय है तो वो है वैक्सीनेशन करवाना। अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवाते हो तो आपको संक्रमण होने के चांसेस तकरीबन 60 से 70% तक कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन के बाद आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रिकॉशन है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट। अगर किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा ए वायरस का संक्रमण हुआ है तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखना है और खास करके क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को रोकना है। नंबर 2 है स्टे होम व्हेन यू आर सिक।
जब आप बीमार होते हो, जब भी आपको इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण लगता है तो आपको घर पर ही रहना है ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों में यह संक्रमण ना फैले। नंबर 3 है कवर योर माउथ एंड फेस। जब भी आप छींक खाते हो, जब भी आप खांसी खाते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको रुमाल या फिर टिश्यू की मदद से आपके नाक को और आपके मुंह को कवर करना है ताकि संक्रमण दूसरों में फैले नहीं। नंबर 4 है क्लीन योर हैंड्स। मतलब कि समय समय पर आपको अपने हाथों को साबुन और पानी की मदद से अच्छे प्रकार से धोना है। अगर आपके आसपास साबुन और पानी की व्यवस्था है तो अपने हाथ को तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक अच्छे से धोना है। अगर आपके आसपास साबुन और पानी की व्यवस्था नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर की मदद से आपको अपने हाथ को समय समय पर डिसइंफेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, सैनिटाइज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। नंबर 5 है डोंट टच योर फेस। खास करके आपको अपनी आँख, नाक और मुंह को हाथ से नहीं छूना है। जब भी आपके हाथ स्वच्छ ना हो या फिर जब भी आपने छींक खाई है, खांसी खाई, तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपने आपके हाथों का उपयोग किया है तो उसके बाद आपको अपने हाथों से आँख, आपका नाक और आपका मुंह छूना नहीं, क्योंकि उसके ज़रिए भी वायरस फैल सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए। नंबर 6 है ईट हेल्दी। जब भी आप बीमार होते हो, जब भी आपको संक्रमण हुआ है या फिर कोई भी रेगुलर कंडीशन में आपको पौष्टिक आहार खाना है। आपको पॉसिबल हो तो बैलेंस डाइट लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का प्रमाण पर्याप्त हो। आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाने हैं, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, मैदे से बनी हुई चीज़ नहीं खानी है। जो आहार अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है उस पर ही फोकस करना है और ऐसा आहार लेना है जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी हो जाए। नंबर 7 है वियर मास्क। अगर आपको संक्रमण हुआ है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन रेगुलर चेकअप के दौरान या फिर दूसरे टेस्ट जब आप करवाने जाते हो और बाहर जाते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से मास्क को पहनना है। जब भी आप रिकवर हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो, उसके बाद जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो फॉर योर सेफ्टी आपको प्रॉपर मास्क, अच्छा मास्क, खास करके 3 लेयर या फिर N95 मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनना है ताकि आपको दोबारा संक्रमण ना लगे। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वायरस के संक्रमण का इलाज किस तरह से किया जाता है। अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलते हैं। पहली चीज़ है फ्लूइड इंटेक। आपको पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड इंटेक लेना है, मतलब कि आपको अपने शरीर को अच्छे से हाइड्रेट रखना है। दूसरी चीज़ है आराम करना। जितना अच्छा आप आराम करोगे, जितनी अच्छी आप नींद लोगे, उतने ही जल्दी आप स्वस्थ हो जाओगे। अगर संक्रमण सीवियर है, अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीवायरल मेडिसिन लिख के देंगे। साथ ही साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होगी, मतलब कि आपको जिस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको दूर करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि बुखार को दूर करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाती है, थकान, कमजोरी और बदन दर्द को दूर करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती है, खांसी और बलगम को रोकने के लिए आपको एक्सपेक्टोरेंट या फिर एंटीटसिव मेडिसिन दी जाती है। कोई भी मेडिसिन हो, खास करके एंटीवायरल, एंटी फंगल या एंटीबायोटिक, कोई भी मेडिसिन हो, आपको उस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करनी है। बिना डॉक्टर की एडवाइस, बिना डॉक्टर को पूछे किसी भी प्रकार की मेडिसिन का सेवन नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वायरस के संक्रमण लगने की संभावनाएं दूसरे लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यह लिस्ट कुछ इस प्रकार है, जैसे कि 5 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से बड़े लोग, जिन लोगों को अस्थमा है, ऐसे लोग जिन्हें कोई न्यूरोलॉजिक समस्या है, डिसऑर्डर है, जिन लोगों को ब्लड डिसऑर्डर है, जिन लोगों को क्रोनिक लंग डिजीज़ है, ऐसे लोग जिन्हें एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस है, जिन लोगों को हृदय संबंधित समस्या है, ऐसे लोग जिन्हें लीवर और किडनी डिजीज़ है, जिन लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऐसे लोग जिनकी BMI यानी कि बॉडी टू मास इंडेक्स वैल्यू 40 या फिर 40 से ज़्यादा है, मतलब कि हद से ज़्यादा मोटे लोग, जिन लोगों को HIV, एड्स या फिर कैंसर की समस्या है, गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखना है, जो लोग लंबे समय से हॉस्पिटलाइज है, कोई भी कारणवश वह लोग लंबे समय से नर्सिंग फैसिलिटीज़ के अंडर है, उन लोगों को दूसरों के मुकाबले इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के संक्रमण की संभावनाएं ज़्यादा रहती है।
तो यह थी जानकारी इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वायरस की वजह से फैलने वाले संक्रमण के बारे में। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप मुझे qa.ham@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।